और चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव की। अखिलेश यादव की ओर से शिवपाल यादव को कॉल किया गया है। डिंपल यादव ने आज जहां मैनपुरी की सीट से नामांकन किया, डिंपल के नामांकन में शामिल होने को कहा गया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को भी फोन गया, फोन करने के बावजूद भी दोनों नामांकन में नहीं पहुंचे, ये जानकारी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, आज कई नेता, कई परिवार के सदस्य डिंपल यादव के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। धर्मेंद्र यादव भी मौजूद थे, रामगोपाल यादव भी मौजूद थे, लेकिन शिवपाल यादव नहीं पहुंचे। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि डिंपल के नामांकन को लेकर शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव को भी फोन गया था। उसके बावजूद भी न शिवपाल यादव नामांकन में पहुंचे और न ही उनके बेटे आदित्य यादव पहुंचे। नितिन, संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या है सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी बताएं। देखिए बिल्कुल, देखिए आज जब नॉमिनेशन के लिए मैनपुरी कलेक्ट्रेट में जब डिंपल पहुंची हुई थी तो सभी कैमरों की नजरें, लोगों की आंखों की नजरें इसी चीज पर थी कि क्या शिवपाल सिंह यादव और उनके जो पुत्र हैं उनके साथ में है। लेकिन ऐसा नहीं रहा। एक निराशा का भाव निकलकर सामने आया और जो हमें सोर्सेज से हाईली जो टॉप सोर्सेज हैं उससे जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि आप चाचा जी आप आज नॉमिनेशन में डिंपल यादव क्या पहुंची। आदित्य यादव को भी फोन गया लेकिन वो पहुंचे नहीं। तो कुल मिला के ये जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करती है कि चीजें जो दावा किया जा रहा था कि काफी दुरुस्त हुई हैं। और जो नेताजी के निधन के बाद 13 दिन तक लगातार चाहे कोई भी कार्यक्रम रहा हो, अस्थि विसर्जन कार्यक्रम रहा हो, शिवपाल सिंह यादव हर मौके पर नजर आई लेकिन वो नजर नहीं आई। देखिए कल जो रणवीर सिंह स्मृति महोत्सव जो रणवीर सिंह के नाम पर लगाया जाता है, शिवपाल जी, अखिलेश यादव जो तेज प्रताप यादव के जो पिताजी हैं, उसमें भी शिवपाल जी नजर नहीं आए, यादव नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं अब जो परिवार में कहा जाए गमी का माहौल था, उन्होंने अपने भाई को खोया था शिवपाल सिंह यादव ने, तो पूरा परिवार एकजुट नजर आ रहा था। लेकिन पॉलिटिकल जो चुनावी बिसात में चीजें साथ नजर नहीं आ रही हैं। और इस बात को लेकर भी जब रामगोपाल यादव से कहा गया तो उनका कहना है कि हमने उनसे कहा है और इसकी सहमति से फैसला हुआ है। तो अब देखना यह है कि आगामी चुनावी जब कैंपेनिंग की शुरुआत हो चुकी है उसमें क्या शिवपाल सिंह यादव या उनकी पार्टी के पदाधिकारी, उनके बेटे आदित्य यादव, क्या कोई वो डिंपल यादव के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, नाराजगी तो पहले से थी, लेकिन नेताजी के निधन के बाद लगा कि परिवार में सब कुछ ठीक हो गया है। कहीं ये जो फिर से नाराजगी है या फिर फोन पर बुलाने के बावजूद भी ना आना है। सैफई में जो एक कार्यक्रम था उसमें भी शिवपाल नहीं पहुंचे। कहीं ऐसा तो नहीं है डिंपल को टिकट देने के बाद कहीं ना कहीं ये बात शिवपाल यादव को खटक गई है? देखिए देखिए अखिलेश यादव को जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि शिवपाल यादव नजर नहीं आए तो उनका ये कहना है कि देखिए चुनाव की शुरुआत हुई है, चुनाव प्रचार में सब लोग साथ में रहेंगे। और ऐसे करके कहीं ना कहीं उन्होंने ज्यादा इस पर बोलना उचित नहीं समझा। वो सवालों को कहीं ना कहीं बाईपास करते हुए नजर आए। इतना जरूर उन्होंने बहुत ही हल्की लो पिच पर इतना बोला कि चुनाव में सब लोग साथ नजर आएंगे। हाँ, अब वही दूसरी तरफ जब रामगोपाल यादव से एबीपी गंगा के वीरेश पांडे जी ने जब सवाल किया तो उनका कहना है कि सबकी सहमति से ये फैसला हुआ है। तो अब सवाल ये है कि जब उनको आज जब फोन गया है, उसके बाद उनके बेटे को फोन गया है, उसके बावजूद वो नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें तस्वीरें बोल रही हैं, स्थितियां बोल रही हैं, नॉट ऑल इज वेल। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब देखना ये होगा कि शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन पूरी जानकारी के लिए। तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव और सपा जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य मौजूद रहे। अपने नामांकन से पहले डिंपल यादव ने पति अखिलेश यादव के साथ नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास जो हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन पत्र है ये जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज डिंपल यादव ने अपने परिवार के साथ जाकर नामांकन किया है और सबसे पहले नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की अपने पति यानी कि अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव ने नेताजी की समाधि स्थल पर भी फूल चढ़ाए हैं और पूरी संपत्ति का लेखा जोखा इस पत्र में जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन पत्र की ये तस्वीरें जो एबीपी गंगा को मिली है एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद
नामांकन के लिए वो रवाना हुए समाधि स्थल पर फूल चढ़ाने के बाद। वहीं डिंपल के नामांकन के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग नेताजी के बताए रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि जनता अपना वोट देकर नेताजी को श्रद्धांजलि देगी। ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी नेताजी की सीट रही है और यहां जितना भी विकास हुआ है सब नेताजी की वजह से हुआ है। अखिलेश ने भरोसा जताते हुए कहा कि नेताजी के सिद्धांत और जनता के प्रति विश्वास को डिंपल आगे बढ़ाएंगी। साथ ही अखिलेश यादव ने परिवार के एकजुट होने का भी दावा किया और कहा कि पूरा परिवार डिंपल यादव के लिए मैनपुरी में प्रचार करेगा। अब नामांकन से जुड़ी हुई और आज के पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले जब नेताजी श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि स्थल पर पहुंचे, डिंपल यादव भी साथ में मौजूद हैं, फूल चढ़ाए। उसके बाद अखिलेश यादव नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट में मौजूद रहे। और अगली तस्वीर आप देखेंगे, डिंपल के साथ साथ जो दिग्गज मौजूद रहे उनकी ये तस्वीर है। नेताजी का चुनाव है, ये बड़ी बातें अखिलेश यादव की ओर से कही गई। शिवपाल यादव हालांकि आज इस नामांकन भरने के दौरान डिंपल यादव और अखिलेश यादव के साथ नहीं थे। पूरा परिवार सब साथ हैं और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहाँ पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव जी को मिले। नेताजी का ये चुनाव और नेताजी के ना रहने पर ये जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की जनता जिस तरीके से उन्होंने विकास देखा है नेताजी के माध्यम से, ऐतिहासिक वोटों से जिता करके समाजवादी पार्टी को भेजेंगे। इटावा में बहू डिंपल यादव को नेताजी के छोटे भाई राजपाल यादव ने जीत का आशीर्वाद दिया। इस दौरान एबीपी गंगा से खास बातचीत के दौरान राजपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा आजमगढ़ की गलती को मैनपुरी में नहीं दोहराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चुनाव हारे। अगर अखिलेश आजमगढ़ में रैली कर देते तो वहां नहीं हारते। राजपाल यादव ने यह भी कहा कि आजम की गलती से अखिलेश ने सीख ली है। आजमगढ़ में जो गलती हुई है उससे अखिलेश ने सीख ली है। हालांकि अखिलेश अभी नेताजी जितने समझदार नहीं हुए हैं, समझदारी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हालांकि राजपाल यादव ने भी परिवार एक होने की बात कही। ऐसा है, कुछ गलतियां होती हैं या कुछ लोगों ने कोई ऐसी राय दे दी, वो गलती हो गई। अभी अखिलेश उतने समझदार नहीं हुए हैं नेताजी जैसे, और थोड़े दिन में आ जाएगी समझदारी तो फिर अच्छा चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां लेवाना होटल अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 9 दिसंबर को ढहाया जाएगा लेवाना होटल। एलडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। ये वही होटल है जहां पर अचानक से आग लगी थी और उसके बाद कई लोगों के झुलसने की, दम घुटने की जानकारी सामने आई थी। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे अस्पताल में और उसके बाद लगातार कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की गई। बड़ा अपडेट फिलहाल यही है, 9 दिसंबर को लेवाना होटल को ढहाया जाएगा। एलडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया है। वो आदेश की कॉपी भी एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। लेवाना होटल लखनऊ का ये 5 स्टार होटल, जहां पर कॉम्पैक्ट पैक होने की वजह से अचानक से आग लगी थी और उसके बाद कई लोगों का दम घुटने की वजह से उनकी हालत खराब हो गई थी। अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग उस वक्त पहुंचे थे। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विवेक, जानकारी, 9 दिसंबर को लेवाना होटल को ढहाया जाएगा, क्या पूरा अपडेट है, पूरी जानकारी दें। गुंजन, 5 सितंबर की वो मनहूस सुबह कौन भूल सकता है जब इस लेवाना होटल से काला धुआं निकलना शुरू हुआ था दूसरी मंजिल से और 4 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। उसमें से 2 लोग ऐसे थे जिनकी आपस में शादी होने वाली थी और इस होटल को ध्वस्त करने का जो अंदेशा था एबीपी गंगा ने उसी दिन जता दिया था कि अब ये होटल ध्वस्त किया जाएगा और वो बात सच साबित हुई। एलडीए की कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। हालांकि ये आदेश 9 नवंबर का है, यानी आज से 5 दिन पहले का, लेकिन ये जो लेवाना स्वीट्स लिखा हुआ है इनके गेट पर, वहां पर ये आदेश आज चस्पा किया गया है। इसमें लिखा है कि 9 नवंबर को अनधिकृत निर्माण विकास कार्य को हटाने का आदेश पारित किया जा चुका है और अगर 16 दिन का इनको समय दिया गया है, यानी प्रबंधक के नाम है, लेवाना स्वीट्स होटल के नाम ये नोटिस है, 16 दिन का समय दिया गया है कि 16 दिन के भीतर अनाधिकृत निर्माण और विकास कार्य को स्वयं ध्वस्त कर दें, अन्यथा
लखनऊ विकास प्राधिकरण इसे ध्वस्त करेगा और जो हर्जा खर्चा होगा वो भी वसूलेगा। जब 5 सितंबर को आग लगी थी उसके 2 दिन बाद ये होटल सील कर दिया गया था। देखिए सामने लिखा भी है, आज दिनांक 7 तारीख को ये भवन सील किया गया और ये ढांचा सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से ढका हुआ था। किसी भी तरह से धुआं बाहर निकलने की स्थिति नहीं थी और आग से लोग नहीं मरे थे, दम घुटने से मरे थे। चूंकि धुआं बाहर नहीं निकल पाया तो लोगों के अंदर जो बच गए थे मौत हो गई और 22 लोग जो होटल में रुके हुए थे उनकी हालत गंभीर हो गई थी। अस्पताल गए थे, वो सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अस्पताल पहुंचे थे तब यह तय हो गया था कि लेवाना होटल और इस जैसे तमाम ऐसे होटल जो अवैध रूप से बने हुए हैं उनके ऊपर तमाम सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। तमाम विभाग जो हैं, चाहे एलडीओ हो चाहे बिजली विभाग हो, इस मामले में जो इनके मालिक हैं रोहित अग्रवाल और राहुल अग्रवाल, दोनों भाई हैं, उनको गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज है और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया था, जो जनरल मैनेजर हैं यहाँ के, उनको भी गिरफ्तार किया था। 3 लोग की अरेस्टिंग हो चुकी है और 2-3 लोग अभी जो नेम्ड थे वो बाकी हैं। लेकिन होटल ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया थी, जो एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था, वो कार्रवाई आज शुरू हो गई है। 16 दिन तक अगर होटल के प्रबंधक और मालिक और मैनेजर जो कर्मचारी हैं वो ध्वस्त नहीं करते हैं इसको खुद स्वयं, तो उसके बाद एलडीए कार्रवाई करेगा। और एलडीए ने भी तारीख तय कर दी है 9 दिसंबर, यानी 9 दिसंबर को अगर आज नोटिस ये चस्पा हुआ है, 16 दिन का इंतजार करेंगे, उसके बाद एलडीए 9 दिसंबर को इस होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू करेगा। यानी यहां पर बुलडोजर चलेगा। आप देख रहे हैं कि स्पेस है और बगल में कोई बिल्डिंग भी नहीं है, जो बगल में अपार्टमेंट है वहां थोड़ा बचाया जाएगा, लेकिन बुलडोजर चलाने के लिए इतना स्पेस है कि यहां पर जो जेसीबी मशीनें हैं, बुलडोजर आएंगे, वो इस होटल को ध्वस्त करेंगे। 3 मंजिल का है और ऊपर टेरेस बना हुआ है जहां पर बार है और एक बगीचा है खूबसूरत। हमने दर्शकों को दिखाया भी था जब आग लगी थी। और वहीं जो बार है, अगर वहां तक आग पहुंच जाती तो और भी भयानक अग्निकांड होता। जो आसपास की बिल्डिंगें, कमर्शियल बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं इस जगह पर, वहां तक आग पहुंच सकती थी। पीछे इसके ठीक अपार्टमेंट बना हुआ है, वहां तक आग पहुंच सकती थी, गुलमोहर अपार्टमेंट। वहां के लोग भी दहशत में बाहर निकल आए थे और 3 दिन लगे थे यहां की आग को बुझाने में। पूरी तरह से जो धुआं निकल रहा था पूरी तरह से अंदर जाकर, चूंकि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और ये सीढ़ी जो आप लोहे की सीढ़ियां देख रही हैं सामने, इस तरह की सीढ़ियां बनवाई गई थी जब एलडीए ने नोटिस दिया था कि यहां पर एंट्री तो है लेकिन एग्जिट का कोई इंतजाम नहीं है। तब ये सीढ़ियां बाहर बनवाई गई थी कि एग्जिट का इंतजाम किया जाए। तो जिस तरह से बाहर सीढ़ियां बनी है उस तरह से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि होटल एक तरह से लाक्षागृह था। अंदर यहां अगर कोई घुस जाता था तो उसके लिए कुछ भी ऐसा संभव नहीं था। रोशनी तक के इंतजाम नहीं थे, चूंकि जो बाहर प्लेट्स लगी हुई हैं उन प्लेट्स को देखकर ये खिड़की के शीशों के बाहर ये प्लेट्स लगाई गई हैं। पता नहीं कौन सी ये सजावट है, किस लिए लगाई गई है, कौन सा ये इससे बहुत खूबसूरत दिखा है, लेकिन इन्हीं प्लेट्स की वजह से धुआं बाहर नहीं निकल पाया। और जो ग्लासेस लगे थे वो इतने मजबूत ग्लासेस थे कि इनको तोड़ना भी संभव नहीं था। और धुआं भरा होटल के अंदर जो खिड़कियां किसी तरह से तोड़ी जा सकी, उनसे जो धुआं बाहर निकलना चाहिए था उतनी तेज गति से बाहर नहीं निकल पाया और लोग अंदर दम घुट गया, बेहोश हो गए। 22 लोगों की हालत गंभीर थी, अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। 4 लोगों की यहां मौत हो गई थी। उन्होंने भी अपनी तरफ से अलग अलग मुकदमे होटल के प्रबंधकों और मालिकों के खिलाफ दर्ज कराए हैं, उनकी भी सुनवाई हो रही है। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है कि इस होटल को ध्वस्त किया जाएगा, गिराया जाएगा। पूरी तरह से इल्लीगल बना था। 16 विभागों से एनओसी ली जाती है और इसका सराय एक्ट में पंजीकरण भी नहीं था। तमाम विभागों से एनओसी नहीं ली गई थी। बिजली विभाग से भी एनओसी इसके बारे में ये पता चला है कि 5 सितंबर से लेकर अब तक ये आपने बताया विवेक, और अब इंतजार 9 दिसंबर का है। उन परिवारों को भी जिनके परिवार से लोगों की जान चली गई और जिन लोगों की हालत खराब हो गई थी, उनको भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से अगली खबर, जहां मैनपुरी उपचुनाव पर एआईएमआईएम का बड़ा बयान सामने आया है। एआईएमआईएम प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का बयान, डिंपल यादव को मैनपुरी में मिलेगी करारी हार, ये फरहान का कहना है। डिंपल यादव तीसरी बार लोकसभा का चुनाव हारेंगी। अखिलेश और सपा में भाजपा को हराने की ताकत नहीं है। मैनपुरी समेत यूपी में मुस्लिम यादव अखिलेश से नाराज है। ये बड़ी बातें एआईएमआईएम के प्रवक्ता की ओर से कही गई हैं। उन्होंने कहा डिंपल यादव तीसरी बार लोकसभा का चुनाव हारेंगी। देखिए मैनपुरी में ये होने जा रहा है कि यादव जो है एक जाई होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेगा, और जो हमारा मुस्लिम समाज है, जो भोला भाला, जिसका एक सूत्री कार्यक्रम है कि उसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो उसका जो वोट बैंक होगा वो समाजवादी पार्टी को वोट दे देगा और भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीत जाएगी। क्योंकि यादव जो है फुल प्लेस में आज की डेट में
वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है, वो अखिलेश जी के साथ नहीं, और जो बचा हुआ यादव है वो शिवपाल सिंह यादव जी के साथ है। मैनपुरी में यही होगा, डिम्पल जी की तीसरी बार हार होगी, फिरोजाबाद, उसके बाद कन्नौज, और कन्नौज के बाद फिर ये मैनपुरी, मतलब इतिहास लिखवाते जा रहे हैं। लखनऊ में यजदान बिल्डर्स की अवैध इमारत पर कार्रवाई जारी है। सबसे पहले टॉप फ्लोर को तोड़ने का काम शुरू किया गया। हथौड़े से टॉप फ्लोर को तोड़ने का काम शुरू हुआ। मुंबई से बिल्डिंग को गिराने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई, जो 15 दिन में पूरा अपार्टमेंट ध्वस्त कर देगी। देखिए, आज से अवैध इमारत पर यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बिल्डिंग को जमींदोज करने में 15 दिन का वक्त लगेगा। एक्सपर्ट्स की टीम पहले ही बुला ली गई थी मुंबई से, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले टॉप फ्लोर को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हथौड़े से टॉप फ्लोर को तोड़ा जा रहा है। मुंबई से एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है, जिससे कि आसपास की इमारतों को कोई नुकसान ना पहुंचे। 15 दिन का समय लगेगा और उसके बाद इस अपार्टमेंट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के यजदान बिल्डर की अवैध इमारत की ये तस्वीरें, जहां पर कार्रवाई जारी है। सबसे पहले टॉप फ्लोर को तोड़ने का काम शुरू किया गया है। हथौड़े से टॉप फ्लोर को तोड़ा गया। मुंबई से बिल्डिंग को गिराने के लिए पहले ही एक्सपर्ट्स की टीम को बुला लिया गया था। अब कुल मिलाकर 15 दिन का समय लगेगा इस अपार्टमेंट को ध्वस्त करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।